ओम धन्वंतराय नमः। सभी को नमस्कार। मैं हूँ वैद्य वर्णिका, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिलारी, जिला मुरादाबाद में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो लगभग हर परिवार से कनेक्टेड है। हमारी ओपीडी में भी डेली बेसिस पर हर तीसरे से चौथा जो पेशेंट है वो भी इसी समस्या से संबंधित आता है। हम लोग आज बात करेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर, जिनको जीवन शैली से संबंधित बीमारियां कहा जाता है। अगर हम लोग फैक्ट्स एंड रिसर्चेस की बात करें तो इंडिया आज के दौर में डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन गया है। ओबेसिटी में भी पीछे नहीं है। उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां, जिनको हाइपरटेंशन बोला जाता है, महिलाओं से संबंधित बीमारियां, पीसीओडी या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर, थायराइड रिलेटेड इश्यूज आज के समय में इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इनमें से किसी न किसी एक या दो बीमारियों से ग्रसित है। आश्चर्य की बात पता है क्या है कि ये सभी बीमारियां हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं। जीवन शैली में भी हमारी गलत आदतों से संबंधित है, जिनको सुधारा जा सकता है। आयुर्वेद में इस सत्य को समझ चुके थे और इसीलिए उनका प्रयोजन रहा है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात हमें सबसे पहले अपनी जीवन शैली इस तरीके की बनानी है जिससे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, हम लोग कभी बीमार ही ना पड़े, और अगर उसके बाद भी किसी कारणवश हमें बीमारी होती है तो उसका भी शमन हो सके। तो आइए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं ये जीवन शैली से संबंधित बीमारियां। जो भी बीमारियां हमारी गलत दिनचर्या, असंतुलित भोजन, फिजिकल इनएक्टिविटी, नींद की कमी व तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं, उन सभी रोगों को जीवन शैली से संबंधित रोग कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ऊपर बताए गए कारणों की वजह से हमारी जठर अग्नि यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर कमजोर होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर आम बनना शुरू हो जाता है, जिसको टॉक्सिन्स के रूप में हम लोग मानते हैं। और इसमें भी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां अगर किसी व्यक्ति को एक है तो कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद उनमें से दूसरी बीमारी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं। अगर हमने जीवन शैली को नहीं सुधारा तो एक के बाद एक हम उसी पैटर्न में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसीलिए आयुर्वेद केवल रोग का उपचार नहीं करता, बल्कि रोगों के होने से पहले का ही मार्ग बताता है और स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम के प्रयोजन से जुड़ा है। आइए अब वीडियो में आगे चलते हैं और दिनचर्या के महत्व को समझते हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। अगर आयुर्वेद के अनुसार माने तो दिनचर्या को स्वास्थ्य की सबसे पहली सीढ़ी माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद ऊषा पान करना, व्यायाम करना, अपने नित्य कर्म करना, उसके बाद जब अच्छी भूख लगे तब खाना खाना, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, तनाव से दूर रहना, प्राणायाम व योग से जुड़े रहना। अब अक्सर हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और हम लोग अगर उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपकी दिनचर्या की शुरुआत किस चीज़ से होती है, तो सबसे पहले शब्द हम सबके दिमाग में भी आता है चाय, क्योंकि सभी लोग कहीं न कहीं इस एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं। लोगों की चाय के साथ शुरुआत होती है। इवन जो दैनिक कर्म किए जाते हैं, जैसे शौच जाना, भी कुछ लोगों को बिना चाय पिए शौच जाने में भी दिक्कत होती है। हमें उनकी आदतों को सुधारना होगा और चिकित्सीय परामर्श अवश्य देना होगा, वरना वो जीवन शैली से संबंधित बीमारियों में अपनी पहल कर चुके हैं। आयुर्वेद में कहा गया है व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम, यानी अगर हम नियमित तौर पर व्यायाम करते हैं तो हमें स्वास्थ्य लाभ होता है।
स्वास्थ्य की ओर हमारा शरीर चलना शुरू हो जाता है। इसमें आपको एक थोड़ा फ़नी बात मैं बताना चाहती हूँ। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, जो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, मोटापे से ग्रसित होते हैं। जब हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप व्यायाम डेली करिए, तो वो पूछते हैं मैम कब तक करना होगा। हम पूछते हैं कि आपको डॉक्टर ने कब तक बोला है मेडिसिन खाने के लिए? हमें तो लाइफ टाइम बोला है मेडिसिन खाने के लिए। तो हम भी वही रिपीट करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इतनी दुख वाली बात है कि आयुर्वेद में जब व्यायाम को दिनचर्या का एक पार्ट बताया गया है, दिनचर्या का एक अंग बताया गया है, तो लोग ये क्यों सोचते हैं कि हम व्यायाम बस तब तक करें जब तक हम लोग बीमार हैं या अपनी बीमारी को सही ना कर लें। जिस तरह से हम लोग ब्रश डेली करते हैं, खाना डेली खाते हैं, व्यायाम भी हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। हमें व्यायाम को इस तरह से सोच के नहीं करना है कि आज कर लिया और कल छोड़ दिया। व्यायाम को डेली करना है, यानी नियमित तौर पर अगर व्यायाम हम लोग करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो वो हमें स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। दिनचर्या में से ही हम लोग अगर इन 5 सूत्रों को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। समय पर उठें और सोएं। अपनी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर के अनुसार ही भोजन करें, यानी जब आपको अच्छी मात्रा में भूख लगती है तभी भोजन करें, बिना भूख के खाना ना खाएं, वरना आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज हमेशा बने रहेंगे। प्रतिदिन अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम जरूर करें। वो 20 मिनट्स भी हो सकता है, किसी के लिए वो 30 मिनट्स भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के तनाव को अपने आप से दूर रखें, और तनाव दूर रखने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है ध्यान व प्राणायाम करना। 5वां और आखिरी नियम है पर्याप्त मात्रा में नींद लेना। क्या आपको पता है स्लीपिंग इज हीलिंग? जब हम लोग सोते हैं तो हमारे शरीर में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर हम अपने शरीर को रेस्ट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बीमारी की अवस्था में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आहार लेना या जितना व्यायाम करना। आयुर्वेद के त्रय उपस्तंभों में माना गया है, यानी 3 सब पिलर्स में माना गया है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यानी कि आहार और निद्रा को फर्स्ट और सेकंड नंबर पर माना गया है। इन दोनों की पर्याप्त मात्रा और संतुलित मात्रा हमारे शरीर को भी संतुलित बनाए रखती है। अब जानते हैं तनाव किस तरह से हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स को बढ़ाता है। आज तनाव लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है। आयुर्वेद में भी शोक शब्द ज्यादातर रोगों के निदान में दिया गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आपका मेंटल हेल्थ स्टेटस सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको बीमारियां पैदा होने वाली हैं। आपको पता है ज्यादातर जीवन शैली से संबंधित रोगों को साइकोसोमैटिक डिजीजेस के नाम से जाना जाता है, यानी वो मेंटल एंड फिजिकल दोनों एंटिटीज से जुड़े हुए हैं। अगर आपको तनाव है तो शारीरिक रोग जरूर होंगे, और अगर आपको शारीरिक रोग है तो मानसिक रोग जरूर होंगे। इसीलिए इन बीमारियों को साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। आज के समय में दुख की बात यह है कि हम फिजिकल इलनेस को तो बहुत ज़्यादा एड्रेस करते हैं, उनके लिए मेडिसिन देते हैं, बट व्हाट अबाउट द मेंटल इलनेस? हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और उसको भी ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। हम जिस प्रकार की भावना अपने मन में रखते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, वही हमारे शरीर में रिफ्लेक्ट होता है और बीमारियों को पैदा करता है। इसीलिए मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है, और मानसिक शांति के लिए अष्टांग योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब जानते हैं कि क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जिससे हम अपने व्याधि क्षमत्व को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि केवल रोग होने पर ही दवाइयाँ नहीं ली जाती, बल्कि हमारे शास्त्र में रसायन बताए गए हैं जिनको उचित चिकित्सक परामर्श के अनुसार हर व्यक्ति ले सकता है और अपने व्याधि क्षमत्व को बढ़ा सकता है।
कुछ रसायन हैं जैसे आंवला, हरितकी, यष्टि मधु जिसको मुलेठी भी बोला जाता है, अश्वगंधा, शतावरी आदि। इनका हम नियमित प्रयोग कर सकते हैं और अपने व्याधि क्षमत्व को बढ़ा सकते हैं। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो हमें मिलता है वो है च्यवनप्राश। उसको हम लोग सर्दियों में लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। च्यवनप्राश को हम लोग 12 माह ले सकते हैं। उसकी क्वांटिटी डिफर हो सकती है, बट वो हमारे रसायन का काम करता है। आइए अब जानते हैं कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य का आधार किसको माना गया है। रोगः सर्वे अपि मंदे अग्नो, यानी अधिकांश रोगों का मूल कारण मंद अग्नि है। और यहाँ पर अग्नि का मतलब केवल पाचन शक्ति नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आयुर्वेद में अग्नि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जब अग्नि कमज़ोर होती है तो भोजन ठीक से नहीं पचता, और जब भोजन ठीक से नहीं पचता तो हमारी जो आद्य धातु है, दैट इज रस धातु, वही ठीक से नहीं बनती। इसको यहाँ मुझे क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। रस जब आपकी अच्छी बनेगी, उसकी आगे आने वाली धातुएं तभी परिपूर्ण और पोषित हो पाएंगी जब हमारा रस धातु अच्छा होगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो हमारी अच्छी अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो सीरीज है वो चलती है जब हमारा रस अच्छे से पोषित होता है। अगर हमारी रस धातु ही अच्छी नहीं बनती, यानी हमारी अग्नि ही ठीक से काम नहीं करती और लिए गए भोजन से वो पोषण को नहीं ले पाती, तो ना तो रक्त अच्छा बनेगा, ना मांस, और ना ही आगे की धातुएं। इसी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपनी अग्नि के ऊपर भी काम करना है, अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करना है। और वो भी कैसे संभव है? अपनी दिनचर्या, संतुलित आहार, व्यायाम, निद्रा, इन्हीं पॉइंट्स पर अगर आप काम कर लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा और आपको जीवन शैली से संबंधित रोग नहीं होंगे। और जब वही अग्नि कमजोर होती है तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां होती हैं। थकान बढ़ने लग जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता क्योंकि धातुएं पोषित नहीं होती, और इसी से जीवन शैली से संबंधित रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेद केवल एक पैथी नहीं है, इट्स द साइंस ऑफ लाइफ, जो हमें जीने की कला सिखाता है। इसको अपनाने से रोग आने की संभावनाएं ही कम हो जाती हैं, और अगर रोग होता भी है तो उसका शमन कैसे किया जाए, उसका तरीके से वर्णन भी किया गया है। याद रखिए, स्वास्थ्य किसी दवा से नहीं बल्कि संतुलन से आता है। सही दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त मात्रा में निद्रा का लेना, अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना, तनाव से दूर रहना, योग से जुड़े रहना, सकारात्मक विचारों को अपने पास रखना, इन सभी को अपनाने से हमारे शरीर में एक संतुलन बनता है, और संतुलन ही स्वास्थ्य है। और अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आइए हम सब अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तनों को लेकर आते हैं और स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग मुक्त समाज के निर्माण में एक योगदान देते हैं। आयुर्वेद को अगर हम सही से फॉलो करेंगे तो जीवन शैली से संबंधित रोगों को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो जीवन शैली को अगर हम लोग संतुलित कर लें, सही कर लें, तो वो बीमारी हमारे शरीर में रह पाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम जय श्री धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।